पूरे देश पर युद्ध थोपकर ये कीमत लगाकर कि पूरे देश को युद्ध में थोप दिया जाए, एक महाशक्ति के हथियारों के सामने बंदूक ले खड़ा कर दिया जाए। जो उनका शुरू का स्टार्ट था वो गलत था, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनको पता था कि बहुत शक्तिशाली सेना से भिड़ने जा रहे हैं, उनको ये नहीं करना चाहिए। ठीक है सर, हमारे साथ क्योंकि हमारी संवाददाता श्वेता सिंह जुड़ रही हैं ग्राउंड जीरो से। श्वेता, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप लगातार वहां से रिपोर्ट्स भेज रही हैं, बहादुरी भरी रिपोर्ट्स हैं, लेकिन आज जब जंग के 13वें दिन हम खड़े हैं, जरा दर्शकों को बताइए 13वें दिन की क्या अपडेट है। और एक सवाल जो हर किसी के मन में है, कब तक बचेगा ये कीव? बहुत पेचीदा स्थिति है। देखिए, रूस की तरफ से बार बार कह दिया जाता है कि हम 4 शहरों को आपको सीज फायर दे रहे हैं। आज सुबह से फिर एक बार सीज फायर का ऐलान है, लेकिन यूक्रेन इस बात को समझता है कि जो रूस का सुरक्षित गलियारे की पेशकश है उसमें क्या कीव की बर्बादी छुपी हुई है। देखिए, अगर आम नागरिक सारे के सारे यहां से निकल जाएंगे उस टाइम, तो उसके बाद ये भी खतरा उसे है, ये भी डर है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरी बमबारी वो कर देगा। लेकिन इसका दूसरा नजरिया ये हो जाता है कि क्या फिर आप ह्यूमन होस्टेज होल्ड कर रहे हैं लोगों को। तो दोनों देशों के बीच पिसती हुई एक देश की जनता आपको साफ साफ नजर आती है शुभांकर। पूरी रात, हर रात, मतलब 2 रातें यहाँ पर कीव में लगातार फाइटर जेट्स के उड़ने की आवाजें आपको रह रहकर आती रहती हैं, क्योंकि इरपिन जो शहर है उत्तर की दिशा में, यहाँ से बहुत ज्यादा दूरी उसकी नहीं है। अगर मध्य कीव से भी हम उसका डिस्टेंस देख लें तो मुश्किल से 30 किलोमीटर रहेगा। और अगर आप उत्तर की ओर बढ़ें, जैसे कल इरपिन शहर तक हम लोग गए, तो बहुत भीषण बमबारी वहां पर हो रही है। और न सिर्फ भीषण बमबारी हो रही है, बल्कि यूक्रेन की तरफ से भी रह रहकर वहां पर जवाब दिया जा रहा है। अब कल 2000 नागरिकों को वहां से निकाला गया था, लेकिन शहर की आबादी बड़ी है, तो वहां से कैसे लोगों को निकाला भी जा सके उस भीषण लड़ाई के बीच, और कीव के जो शहर है, यहाँ पर लोग कितना खुद को सुरक्षित महसूस करें। लेकिन देखिए शुभांकर, एक बार अगर कीव शहर के भीतर ये लड़ाई दाखिल हो गई, रूस या तो 2 ही चीजें कर सकता है, या तो उसको बमबारी करके जो उसका राजनीतिक विरोध है और जो तख्ता पलट एक तरह से उसे करना है वो करेगा, तो उसमें बहुत बड़ी तबाही होगी। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो फिर उसे सड़क सड़क पर, गली गली पर एक युद्ध लड़ना होगा, और फिर वो लंबा खींचता चला जाएगा। शुभांकर जी। श्वेता, एक सवाल और बार बार मन में आता है और तमाम एक्सपर्ट्स इसको लेकर 2 राय रखते हैं कि ये जो युद्ध लंबा खिंच रहा है, ये रूस की स्ट्रेटजी का हिस्सा है, या जो वहां से रिटेलिएशन मिल रहा है, या रूस क्योंकि आम लोगों पर कत्लेआम नहीं करना चाह रहा है, उसकी वजह से ये लंबा होता जा रहा है। देखिए, रिटेलिएशन उतना कड़ा, मतलब पॉकेट्स में है। ये इस बात की, इस जज्बे की तारीफ करनी होगी। बहुत कम देश ऐसे होते हैं जो पूरे के पूरे एकजुट हो जाते हैं उस लड़ाई के लिए। आपको सिविलियंस के पास हर जगह वो पेट्रोल बम रखे हुए नजर आ जाते हैं, जो हम शुरुआत में ये चर्चा करते थे कि क्या आम नागरिक उस हिसाब से यूक्रेन के साथ जुड़े हुए हैं कि नहीं। हर एक व्यक्ति इसमें अपनी इज्जत, अपने देश की तरफ उनकी जिम्मेदारी को देख रहा है, अपनी जमीन की ओर अपने दायित्व को देख रहा है। हथियारों के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। आप फाइटर जेट्स केवल दुश्मन के जिस देश के आसमान में सुन लें, उसमें समझ लीजिए कि दूसरे देश का मुकाबला क्या हो रहा होगा। तो जमीन पर जो सैनिक हैं वो जरूर मुकाबला कर रहे हैं, जमीन पर जो सैनिक हैं वो जरूर इस बात का जवाब देना चाह रहे हैं। एंटी एयरक्राफ्ट गन्स बार बार रह रहकर आपको सुनाई देते हैं, लेकिन सीधे तौर पर हम देखें तो रूस केवल इस वजह से नहीं रुका हुआ है अपनी जगह पर, और उसकी गति धीमी सिर्फ इस वजह से नहीं है कि यूक्रेन की तरफ से रेजिस्टेंस, बल्कि उसकी अपनी थोड़ी सी शायद गलतियां हुई हैं। जो अब तो आज क्या 5वां दिन हो गया उस काफिले को रुके हुए, जो कैवलकेड कीव की तरफ पहुंचना चाह रहा है। अब सड़कें उतनी चौड़ी नहीं है उस हिस्से की। अब सोचिए कि अगर एक काफिला बख्तरबंद गाड़ियों का, टैंकों का एक चल रहा हो, जितने आपके रिजर्व जो आप फ्यूल लेके चलते हैं, ईंधन लेकर चलते हैं, अगर वो इस्तेमाल हो चुका है, तो ईंधन की गाड़ी आप तक पहुंचने में, हेलीकॉप्टर्स को क्योंकि नीचे से एंटी एयरक्राफ्ट गन से शूट डाउन किया जा रहा है, आपका जो सप्लाई लाइन है वो आखिर चलेगा कैसे? फाइटर्स कोई ड्रॉप तो करेंगे नहीं कि तेजी से निकल जाए और एंटी एयरक्राफ्ट गन से बच जाएं, तो ये चीजें पहुंचेंगी कैसे? दूसरे कुछ गाड़ियों का ये भी बताया जा रहा है कि उस कॉलम में ब्रेकडाउन हुआ है, वो आगे नहीं बढ़ पाए। एक भी गाड़ी का अगर ब्रेकडाउन होता है तो वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। एक थ्योरी तो चाइनीज टायरों की भी आ रही है, लेकिन अब ये कितनी पुख्ता है पता नहीं। कुछ ये
तस्वीरों के साथ ये जरूर सामने रखा गया कि चीनी टायरों का इस्तेमाल था और वो फटे हुए पड़े हुए हैं रास्ते भर में, और इसीलिए ये स्टॉल हो गया है काफिला। तो इसमें रणनीति रूस की बाकी जगह तो सही चल रही है, लेकिन इस काफिले के साथ मुझे लगता है कि रूस से गलती